Hello my shining stars, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So आज के वीडियो में हम पावर सिस्टम के बेस्ट 10 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो में हम बस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प हो सके. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जाइए और उस वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको हेल्प हो सके. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. सो ऑप्शंस में दिया गया है 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, then third one is a square and last is none of the above. So हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो सबसे पहले a जो दिया गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि a होता क्या है. सो a इज़ नथिंग बट ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इट हैज़ अ फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल ऑफ 120 डिग्री. सो a का मैग्नीट्यूड होता है 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट. सो अगर मुझे a का वैल्यू, ये तो हमें फेज़र फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, ये हमने यहाँ फेज़र फॉर्म में ही लिख दिया है. बट अगर मुझे इसे रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना होगा ताकि मुझे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स से ऐसे दो पार्ट्स मिल सके, तो हम इसे कैसे करेंगे. आपको किसी भी फेज़र टर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी फेज़र फॉर्म को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको साइन और कॉस का हेल्प लेना होगा. सो आप कैसे इसे कन्वर्ट कर सकेंगे. 1 कॉस 120 डिग्री प्लस 1 साइन 120 डिग्री. ए का वैल्यू हमने यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया है. सो कॉस 120 डिग्री का जो वैल्यू आएगा उसे आपको लिखना होगा. सो कॉस 120 डिग्री इज नथिंग बट माइनस 0.5 प्लस 1 साइन 120 डिग्री. सो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट्स नथिंग बट प्लस j 0.866. सो ये हुआ a का वैल्यू. हमने इसे फेज़र फॉर्म में भी लिख लिया है और हमने इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख लिया है. सिमिलरली अगर आपको a स्क्वायर, a क्यूब, a पावर 4, a पावर अप टू n अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप उसे भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो चलिए हम a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. सो a स्क्वायर क्या होता है, a इंटू a. सो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू इज 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. फिर से हम लिखेंगे 1 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है. सो 1 इंटू 1 इज 1 और जो फेज वैल्यू होता है उसका हमें एडिशन करना होगा. सो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 240 डिग्री. सो ए स्क्वायर का फेज़र फॉर्म में हमने यह वैल्यू लिख लिया है. अगर आपको इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होगा सो आप इसे भी लिख सकते हो. सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 कॉस 240 डिग्री प्लस 1 साइन 240 डिग्री. सो ए स्क्वायर का भी वैल्यू आपको मिल जाएगा. सो जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस 0.5 माइनस j 0.866. तो हमने फेज़र के फॉर्म में एंड सिमिलरली रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए क्यूब का वैल्यू. सो ए क्यूब का वैल्यू क्या होने वाला है, ए क्यूब का वैल्यू इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ए का मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 1 एट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री जिसका वैल्यू आने वाला है 1 ओनली. जब आप इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ सिंपली 1 मिलेगा प्लस j 0, इमेजिनरी टर्म 0 हो जाएगा. सो दैट्स वाई ए क्यूब का वैल्यू सिंपली 1 होने वाला है, ठीक है. ये तो सब था बेसिक्स. जो ऑपरेटर दिया गया है ए ऑपरेटर के बारे में ये सब था बेसिक्स.
सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसे रब कर लेती हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है रिजल्ट, सो ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4। सो ए क्यूब का तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था, ए क्यूब का वैल्यू क्या था 1। सो आई विल राइट हियर ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 दिया गया है, तो ए पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए क्यूब, बट ए क्यूब का तो वैल्यू हमें पता है, ए क्यूब का वैल्यू है 1, सो आई कैन राइट हियर ओनली ए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, ये जो ऊपर का टर्म दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म्स में लिख सकते हो। सो लेट्स राइट ए प्लस 1 ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए, बट यहाँ से भी आप डिनोमिनेटर से ए का वैल्यू कॉमन ले सकते हो, तो हम ए का वैल्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मैं इसे रब कर लेती हूँ। सो नाउ यू कैन बी एबल टू टेक ए कॉमन, ए प्लस 1। सो न्यूमरेटर ए प्लस 1, डिनोमिनेटर ए प्लस 1 कैंसल हो जाएगा, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। बट ऐसा कुछ हमें ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑप्शन में जो दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 होना चाहिए, बट यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, हमारे पास a है। सो इस a को हमें 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो हम 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब डिनोमिनेटर में a क्यूब रहेगा, बिकॉज a क्यूब का वैल्यू क्या है, a क्यूब का वैल्यू है 1। सो a क्यूब का वैल्यू 1 है, तो हमें इस डिनोमिनेटर को a क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So let's one more time multiply numerator and denominator value with a square. So फिर से हम multiply करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को a स्क्वायर से। मैं यह लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ a स्क्वायर। सो जो रिजल्ट मिलेगा आपको a क्यूब माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। सो यहाँ से हम ए क्यूब को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्ट। क्या ये सेम एक्सप्रेशन हमें किसी ऑप्शन में दिख रहा है? सो येस, इट्स इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फिगर शोज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ 3-phase transmission line. The percentage reactances of alternator and transformer on 10,000 base kVA are dash. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें एक लाइन डायग्राम दिया गया है 3-phase ट्रांसमिशन लाइन का। सो हमें परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है ऑल्टरनेटर का और ट्रांसफॉर्मर का, और साथ ही हमें बेस का वैल्यू दिया गया है। किस बेस पे फाइंड आउट करना है, हमें 10,000 kVA बेस पे फाइंड आउट करना है रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो जो गिवन वैल्यू दिया गया है हम उसे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो गिवन क्या दिया गया है, यहाँ जनरेटर है, ठीक है। सो जनरेटर का बेस वैल्यू कितना दिया गया है, जनरेटर का बेस वैल्यू इज 10 MVA और इसका परसेंटेज रिएक्टेंस इज 10%। सो दिस इज जनरेटर। और बाद में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर दिया गया है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर का बेस MVA वैल्यू कितना है, इट्स 5 MVA और इसका परसेंटेज रिएक्टेंस इज 5%। सिमिलरली
रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम दिया गया है, रिएक्टेंस का वैल्यू 4 ओम्स दिया गया है, और जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का बेस वोल्टेज दिया गया है दैट इज नथिंग बट 10 kV। सो हमें अभी न्यू वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑल्टरनेटर के लिए और ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑन बेस 10,000 kVA। सो चलिए वन बाय वन हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो जो न्यू बेस दिया गया है न्यू KVA, सो न्यू KVA बेस का वैल्यू जो दिया गया है दैट इज नथिंग बट 10,000 kVA। सो इस 10,000 kVA को आप 10 MVA से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो न्यू MVA का वैल्यू क्या आ जाता है, न्यू MVA बेस का वैल्यू आ जाता है 10 MVA, ठीक है। सो हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज नथिंग बट रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, बट इसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ परसेंटेज ZG, ये फाइंड आउट करना है, एंड परसेंटेज ZT ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सो with the help of that formula we can be able to find out its new values। तो जो फॉर्मूला है that is nothing but Z per unit is equals to Z actual value into MVA divided by KV square। सो ये जो क्वेश्चन में हमारे पास दो मेजर टर्म्स दिए गए हैं, एक तो MVA दिया गया है एंड ऑल्सो परसेंटेज रिएक्टेंसेस दिया गया है, दैट मीन्स पर यूनिट का वैल्यू दिया गया है। सो दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों टर्म को कंसिडर करके ही हमें हमारा जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना था उसे हम फाइंड आउट कर सकते। सो अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को कंसिडर करके लिख लिया तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Z पर यूनिट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू MVA वैल्यू, ठीक है। सो ऐसा हम लिख सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई विल डू फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं इरेज कर लूँगी ये सब जो भी लिखा हुआ है ताकि हमें स्पेस मिल सके, ठीक है। सो जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन था उसे मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। सो इसके हेल्प से हम ओल्ड वैल्यूज़ और न्यू वैल्यूज़ दोनों को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो Z पर यूनिट सबसे पहले हम जनरेटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो Z जनरेटर, ठीक है। So Z per unit old value divided by Z per unit new value is equals to MVA old value divided by MVA new value, ठीक है। ये हम जनरेटर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं सबसे पहले। तो ओल्ड वैल्यू क्या दिया गया है जनरेटर के लिए, दैट इज नथिंग बट 10%। सो परसेंटेज में है तो आप इसे 0.10 कंसिडर कीजिए अगर आपको पॉइंट में पर यूनिट में कंसिडर करना होगा, या फिर अगर आपको परसेंटेज में कंसिडर करना है तो आप डायरेक्टली परसेंटेज में ही लिख सकते हो, ठीक है। सो आप यहाँ भी वन बाय वन सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़। सो ओल्ड वैल्यू जनरेटर का क्या है, परसेंटेज रिएक्टेंस जो दिया गया है जनरेटर का दैट इज़ नथिंग बट 10%, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो आप परसेंटेज में लिख लिए, नहीं तो अगर आपको 0.1 लिखना होगा तो आप 0.1 भी लिख सकते हो और बाद में आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हमें परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्टली परसेंटेज से ही लिख लेते हैं। सो ओल्ड वैल्यू क्या दिया गया है, ओल्ड वैल्यू इज़ 10%। न्यू वैल्यू हमें जनरेटर के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू ओल्ड MVA। सो ओल्ड MVA कितना दिया गया है, 10 MVA। सो इट्स 10 MVA। और न्यू MVA का वैल्यू क्या दिया गया है, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 MVA ओनली। सो 10 MVA विल गेट्स कैंसल और जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज ZG इज इक्वल्स टू 10%। सो जनरेटर का परसेंटेज रिएक्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ सिमिलरली हमें अभी ट्रांसफॉर्मर के लिए भी फाइंड आउट करना है। सो ट्रांसफॉर्मर के लिए हम अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ इरेज कर लेती हूँ।
ताकि हम ट्रांसफार्मर के लिए भी फाइंड आउट कर सकें। सो अभी हम ZT के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो Z पर यूनिट ओल्ड वैल्यू क्या दिया गया है ट्रांसफार्मर का, इट्स 5%। सो 5% डिवाइडेड बाय Z ट्रांसफार्मर परसेंटेज न्यू वैल्यू है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू MVA ओल्ड क्या दिया गया है 5 MVA। सो 5 MVA डिवाइडेड बाय न्यू बेस वैल्यू कितना है, न्यू MVA का वैल्यू दिया गया है 10 MVA। सो 5 2s are 10, that means percentage ZT is equals to 10%। इसका मतलब है कि जो परसेंटेज रिएक्टेंसेस हमें फाइंड आउट करना था ऑल्टरनेटर का और ट्रांसफार्मर का, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। सो प्रीवियसली भी हमने जो फाइंड आउट किया था वो भी 10% निकल के आया है जनरेटर के लिए, और जो अभी हमने ट्रांसफार्मर के लिए फाइंड आउट किया था ये भी 10% निकल के आया है। सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, 10% एंड 10%। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 alternators each rated at 5 MVA 11 kV with 20% reactance are working in parallel. The short circuit level at the bus bar is dash. So यहाँ क्या दिया गया है, हमारे पास 4 ऑल्टरनेटर्स है, ठीक है, और उनका रेटिंग्स कितना दिया गया है 5 MVA 11 kV with 20% रिएक्टेंसेस, और ये चारों ऑल्टरनेटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो चलिए हम पैरेलल में इसका कनेक्शन करते हैं। ये 4 ऑल्टरनेटर्स है जो कि पैरेलल में वर्क कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड हियर शॉर्ट सर्किट लेवल एट द बस बार इज डैश। सो हमें बस बार पे इसका शॉर्ट सर्किट लेवल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो शॉर्ट सर्किट MVA इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल्स टू MVA बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट वैल्यू। सो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू। सो MVA बेस कितना दिया गया है, MVA बेस का वैल्यू है 5 MVA। सो 5 MVA तो हमें मिल गया है। नाउ हमें Z इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो Z इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सो रिएक्टेंस डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो 4 ऑल्टरनेटर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, इसे ही रिप्लेस करके हम रिएक्टेंस यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ऐसे हम 4 रिएक्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ताकि हम इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सके बस बार पे। और इनका रिएक्टेंस कितना है 20%, दैट मीन्स 0.2 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट। सो अगर 4 रिएक्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगा। सो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा Z इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 4 पैरेलल में कनेक्शन है ना, दैट्स वाई। सो Z इक्विवेलेंट का भी वैल्यू हमें मिल गया है और MVA बेस का भी वैल्यू मिल गया है बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया गया है। सो चलिए हम शॉर्ट सर्किट MVA के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। So it's nothing but 5 divided by 0.2 divided by 4. So हमें यहाँ MVA का वैल्यू मिलेगा, that is nothing but ये नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा। So क्या होगा 5 4s are 20 divided by 0.2 MVA। ये कैंसिल आउट होके आपको जो रिजल्ट मिलेगा that is nothing but 100 MVA। सो जो शॉर्ट सर्किट MVA का वैल्यू आएगा
दैट इज गोइंग टू बी 100 MVA. सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The normal current in a power line is 100 ampere. If a short circuit fault occurs on the transmission line, then one can expect the short circuit current to be dash. So यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि नॉर्मल करंट का वैल्यू है 100 एम्पियर. इफ अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर्स ऑन द लाइन, अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट लाइन में ऑकर हो गया तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू. नियरली हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो जो ऑप्शंस में दिए गए हैं 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, मोर देन 1000 एम्पियर एंड 100 एम्पियर. 100 एम्पियर तो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज नॉर्मल करंट का ही वैल्यू 100 एम्पियर है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का तो वैल्यू 100 से ज़्यादा होना चाहिए. सो 100 से ज़्यादा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में दिया गया है. बट यहाँ फॉल्ट ऑकर हुआ है, सो फॉल्ट करंट विल ऑलवेज 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल करंट. सो अगर मैं इसका 10 टाइम कर दूँ सो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियरली 1000 एम्पियर हो सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है. ठीक है. सो 1000 से ज़्यादा हो सकता है. सो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर. सो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1000 एम्पियर या फिर more than 1000 ampere? So it's in option number 3. So option number 3 is only correct answer for this. So चलिए next question की ओर. The trip coil of a circuit breaker is connected through a CT of ratio 50:1. If the normal line current is 160 ampere and the circuit breaker is to operate at 125 of normal line current, the trip mechanism should be set to operate at a trip current of dash. So जो ऑप्शन में दिया गया है that is 3.2 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर. सो हमें यहाँ नॉर्मल करंट का वैल्यू दिया गया है. ठीक है. सो नॉर्मल करंट का वैल्यू कितना है? I normal is equals to 160 एम्पियर. CT का रेशियो, करंट ट्रांसफॉर्मर का रेशियो भी दिया गया है दैट इज़ नथिंग बट 50:1. और हमें 120% करंट सेटिंग का भी वैल्यू दिया गया है. ठीक है. सो करंट सेटिंग इज इक्वल्स टू 125%. सो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पिकअप करंट का वैल्यू. पिकअप करंट मतलब ये मिनिमम करंट होता है रिले कॉइल का एट विच रिले स्टार्ट्स टू ऑपरेट. सो जब रिले ऑपरेट करेगा, जिस इंस्टेंट पे ऑपरेट करेगा और उस इंस्टेंट पे जो करंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम करंट इन रिले कॉइल, और तब ही रिले का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है. सो मिनिमम वैल्यू इज नथिंग बट पिकअप वैल्यू. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है. सो हम कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट आई पिकअप. सो हमारे पास फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पिकअप करंट वैल्यू. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंडरी करंट का वैल्यू. सो सेकेंडरी करंट इज इक्वल्स टू जो नॉर्मल करंट दिया गया है 160 इंटू CT रेशियो दिया गया है. हमें सेकेंडरी फाइंड आउट करना है. सो सेकेंडरी फाइंड आउट करने के लिए आई कैन राइट हियर 1 डिवाइडेड बाय 50. सो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 3.2 एम्पियर. सो सेकेंडरी करंट का तो वैल्यू हमें मिल गया है. सो अभी हम क्या करेंगे? हम आई पिकअप का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो आई पिकअप इज इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट इनटू CS मतलब करंट सेटिंग. करंट सेटिंग आपको यहाँ परसेंटेज में नहीं लिखना है. करंट सेटिंग का वैल्यू आपको इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा. सो इट्स गोइंग टू बी 1.25. सो सेकेंडरी करंट का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए 3.2 एम्पियर इंटू 1.25.
इज इक्वल्स टू, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4 एम्पियर। सो आई पिकअप का वैल्यू क्या मिला है आपको? पिकअप करंट का वैल्यू इज नथिंग बट 4 एम्पियर। सो इस करंट सेटिंग से ही आपने आई पिकअप का वैल्यू को सेट कर लिया है। आप आई पिकअप का कोई भी डिजायर्ड वैल्यू ले सकते हो। अगर करंट सेटिंग आपका 1 होगा तो आई पिकअप का वैल्यू आपको 3.2 मिलेगा, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन बी एबल टू सेट अ डिजायर्ड वैल्यू फॉर पिकअप करंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The impedance per phase of a 3-phase transmission line on a base of 100 MVA and 100 kV is 2%. The value of this impedance on a base of 400 MVA and 400 kV would be dash. So हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ इम्पिडेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स न्यू इम्पिडेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि पर यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं पर यूनिट न्यू इम्पिडेंस का वैल्यू। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। सो Z पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z एक्चुअल वैल्यू MVA बाय KV होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ जो जो वैल्यूज़ दिया गया है उसे हम न्यू और ओल्ड से कंसिडर करके लिख लेते हैं। सो चलिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ न्यू वैल्यू, सिमिलरली ओल्ड वैल्यू। सो MVA न्यू इज इक्वल्स टू 400 MVA। MVA ओल्ड इज इक्वल्स टू, ओल्ड वैल्यू कितना है? इट्स 100 MVA, 100 MVA। सिमिलरली न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू हम KV का भी कंसिडर करेंगे। सो KV न्यू इज इक्वल्स टू 400 KV, KV ओल्ड इज इक्वल्स टू 100 KV, 100 KV। और यहाँ हमें दिया गया है ओल्ड वैल्यू इम्पिडेंस का। So I'll just write here Z old is equals to 2 per unit. Z new हमें find out करना है। So this is what we have to do here. So हम यहाँ proportionality से find out कर लेंगे, ठीक है। So actual value का कोई need नहीं है, तो हम ये तीनों values को consider करके ही Z new value को find out करते हैं। So चलिए मैं यहाँ एक formula लिख लेती हूँ। Z new डिवाइडेड बाय Z ओल्ड। आप पहले ओल्ड लिख सकते हो और बाद में न्यू लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पहले न्यू लिखना होगा और बाद में ओल्ड लिखना होगा तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू MVA न्यू डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड इंटू KV स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय KV स्क्वायर न्यू। सो ये हमने यहाँ वैल्यू को लिख लिया है। नाउ ओनली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यूज। सो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज वन बाय वन। सो Z न्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। सो Z न्यू डिवाइडेड बाय Z ओल्ड का वैल्यू कितना है? इट्स 2 इज इक्वल्स टू MVA न्यू। सो MVA न्यू इज 400। MVA ओल्ड कितना है? 100। KV ओल्ड कितना है? 100। KV न्यू कितना है? 400 होल स्क्वायर। सो 0 0 0 0 गेट्स कैंसल और ये 2 हम यहाँ ले जाएंगे। सो Z न्यू इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 4 ज़ा 16 और इसे कैंसिल आउट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.5 पर यूनिट। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ 3-phase circuit breaker is rated at 2000 MVA 33 kV. The symmetrical braking current is dash.
सो हमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सो 3 फेज सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग दिया गया है 2000 MVA और 33 kV, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सो आप हमेशा याद रखिए कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट ये RMS वैल्यू होता है AC कंपोनेंट का, ठीक है। सो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज नथिंग बट ये RMS वैल्यू होता है, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। अगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट फाइंड आउट करना होता तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होता, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज नथिंग बट टोटल वैल्यू। यहाँ आपको RMS वैल्यू AC का भी कंसिडर करना है और आपको RMS वैल्यू DC का भी कंसिडर करना है। दैट मीन्स टोटल RMS वैल्यू इज नथिंग बट अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। बट यहाँ हमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट फाइंड आउट करना है। सो सिमेट्रिकल के लिए बस हमें AC वैल्यूज को ही कंसिडर करना होगा, ठीक है। सो RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज इक्वल्स टू MVA डिवाइडेड बाय √3 kV। सो MVA क्या दिया गया है, MVA इज 2000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 33। सो आप इसे सॉल्व कीजिए और इसे सॉल्व करने के बाद आपको पॉइंट में कुछ ऐसा वैल्यू आएगा 34.99 kA, दैट इज नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली 35 kA, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। For the proper protection of power system, the operating time of a relay should be dash. So operating time relay का कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी सिस्टम का प्रोटेक्शन पॉसिबल है। अगर ऑपरेटिंग टाइम रिले का ज़्यादा होगा तो सिस्टम डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन से ही हम वेरीफाई करते हैं जो ऑप्शंस में दिया गया है कि हम ऑपरेटिंग टाइम रिले का क्या कंसिडर कर सकते हैं। 10 seconds, less than 1 second, more than 10 second and none of the above. So 10 seconds मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। Less than 1 second we can consider, more than 10 second it is not acceptable. So जो करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन को वेरीफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि less than 1 second should be the correct answer, ठीक है। कम से कम ऑपरेटिंग टाइम होना चाहिए रिले का। जैसे रिले ऑपरेट हो जाएगा वैसे ही सर्किट ब्रेकर का भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज रिले क्या करता है, रिले बताता है कि सिस्टम में फॉल्ट ऑकर हो गया है, ठीक है, सेंस करता है। रिले का काम क्या है, रिले का काम होता है कि फॉल्ट को वो सेंस करे। जैसे उसे पता चल गया कि फॉल्ट ऑकर हो गया है तो वो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे और फिर उसके बाद में हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। So जो correct answer है that is going to be option number 2. So moving towards next question. An overcurrent relay having current setting of 125% is connected to a supply circuit through a current transformer of 400 by 5 ampere. The pickup current is dash. So हमें यहाँ पिकअप करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम पिकअप करंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिकअप करंट इज नथिंग बट आपको सबसे पहले तो सेकेंडरी करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और उस सेकेंडरी करंट को आपको करंट सेटिंग के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपको पिकअप करंट का वैल्यू मिल सके। सो जो हमें गिवन दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सो करंट सेटिंग का परसेंटेज दिया गया है, क्या परसेंटेज है, 125%। बट अगर हमें करंट सेटिंग के परसेंटेज में नहीं लिखना है, हमें पॉइंट में लिखना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं करंट सेटिंग इज इक्वल्स टू 1.25, ठीक है।
हमने परसेंटेज को हटा दिया। नाउ सेकेंड थिंग इज करंट ट्रांसफॉर्मर का हमें यहाँ रेशियो दिया गया है। सो इट्स नथिंग बट CT 400 बाय 5 एम्पियर। ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हो कि प्राइमरी इज 400, सो सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होगा दैट इज गोइंग टू बी 5 एम्पियर ओनली। सो चलिए सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करते हैं। सो सेकेंडरी करंट क्या है? सेकेंडरी करंट इज नथिंग बट दिस वन ओनली, राइट? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी करंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी करंट। अगर यहाँ हमें नॉर्मल करंट का वैल्यू दिया जाता तो हम उस नॉर्मल करंट के वैल्यू को कंसिडर करके सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ हमें कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं दिया गया है करंट का, बस हमें CT का रेशियो दिया गया है। सो CT के रेशियो में 400 एम्पियर ये प्राइमरी करंट होगा और जो सेकेंडरी करंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 5 एम्पियर। सो आई कैन राइट हियर सेकेंडरी करंट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। अभी आप आई पिकअप का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई पिकअप इज इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग। सो सेकेंडरी करंट कितना है? 5 इंटू करंट सेटिंग 1.25 विच इज इक्वल्स टू 6.25 एम्पियर। सो आई पिकअप का वैल्यू कितना है? आई पिकअप का वैल्यू है 6.25 एम्पियर। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, द रिले setting 50% and CT ratio is 400 by 5. The plug setting multiplier will be dash. That means हमें PSM का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो PSM क्या होता है? PSM इज नथिंग बट ये रेशियो होता है फॉल्ट करंट का रिले कॉइल में डिवाइडेड बाय पिकअप करंट का वैल्यू। सो मैं यह लिख लेती हूँ PSM इज इक्वल्स टू फॉल्ट करंट, ये रेशियो होता है। रेशियो किसका? फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। सो पिकअप करंट तो मिनिमम होता है और फॉल्ट करंट रिले में क्या हो जाएगा? फॉल्ट करंट रिले में ज़्यादा होगा। सो दैट मीन्स यहाँ जो आपको नंबर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 1 ओनली, बिकॉज मिनिमम वैल्यू पिकअप वैल्यू है, सो वो डिनोमिनेटर में है। सो आपको PSM का जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 1 ओनली। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो जो भी हमें गिवन वैल्यू दिया गया है उसे आप 1 by 1 लिख लीजिए। सो फॉल्ट करंट IF, फॉल्ट करंट इज इक्वल्स टू 2000 एम्पियर। रिले करंट का सेटिंग, रिले करंट सेटिंग कितना दिया गया है? सो करंट सेटिंग का परसेंटेज इज इक्वल्स टू 50%। सो अगर आपको सिंपली पॉइंट में लिखना होगा तो इट्स गोइंग टू बी 0.5 एंड ऑल्सो CT का रेशियो। सो CT इज इक्वल्स टू 400 by 5। सो PSM का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आपको फॉल्ट करंट रिले कॉइल में फाइंड आउट करना है। जो फॉल्ट करंट हमें दिया गया है ये रिले कॉइल का फॉल्ट करंट नहीं दिया गया है, ये सिस्टम का फॉल्ट करंट दिया गया है। ठीक है, तो हमें फॉल्ट करंट फाइंड आउट करना है रिले कॉइल का। सो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो फॉल्ट करंट रिले कॉइल में? सो इट्स गोइंग टू बी, फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना है? फॉल्ट करंट इज 2000 इनटू रिले कॉइल में फाइंड आउट करना है। सो रिले कॉइल मतलब सेकेंडरी करंट के वैल्यू। आपको अभी CT का रेशियो कैसा लिखना होगा? CT का रेशियो मतलब 5 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी में फाइंड आउट करना है तो 4000 by 5 आ जाएगा, बट आपको सेकेंडरी में फाइंड आउट करना है बिकॉज सेकेंडरी ही हमारा रिले कॉइल होता है। सो सेकेंडरी में फाइंड आउट करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 400 लिख लेना है आपको। उसके बाद में पिकअप करंट का वैल्यू। सो पिकअप करंट के लिए आपको सेकेंडरी करंट का ज़रूरत होगा। सो सेकेंडरी करंट क्या होता है? सेकेंडरी करंट इज़ नथिंग बट यहाँ दिया गया है 5। ठीक है, सो 5
इनटू करंट सेटिंग का वैल्यू, सो करंट सेटिंग इज 0.5, ठीक है। सो आप यहाँ सॉल्व कीजिए, 5 विल गेट्स कैंसल, ये 0 0 0 0, ये 5 टाइम्स और दिस 5 एंड 0.5 इज इक्वल्स टू 10। सो जो PSM का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी 10। सो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है 10। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए आपको समझ में आए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू गाइस।